तो रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए आगरा में 2 दिन तक रहेंगे। 27 और 28 मई को समरसता अभियान के तहत 15 जगहों पर नुक्कड़ सभा करेंगे। आगरा की जाट बाहुल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर आरएलडी की नजर है। जाटों के अलावा दूसरी जातियों को पार्टियों से जोड़ने की कवायद भी शुरू करेंगे। करने के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष आरएलडी महेश जाटव हैं। समरसता कार्यक्रम आपने इसका नाम दिया है, तो ये कैसी समरसता है, किन वर्गों के बीच समरसता है, ये क्या, इसके पीछे क्या आपका राजनीतिक उद्देश्य? देखिए, समरसता कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने नाम दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम आगरा के अंदर हम बहुत बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं 2014 में, वो 24 में, सॉरी। 2 दिन के आप 2 दिन अगर आप चौधरी साहब यहाँ रहेंगे जयंत जी, तो ये बताइए 2 दिन क्या क्या करेंगे? कई सारे गाँव में उनका जाने का कार्यक्रम है, सुनने में आ रहा है नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। देखिए, हमारे जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा है, पहला कार्यक्रम माननीय चौधरी साहब का कीटम में होगा। कीटम के बाद अरसेना और इधर लेते हुए अछनेरा तक होगा। पूरा 7 जनसभाएं हैं उसमें, नुक्कड़ सभाएं। 27 तारीख को। 28 तारीख को आगरा ग्रामीण विधानसभा में इटौरा, जारुआ, कटरा, धनौली, खाल, खलौआ, मिड़ाकुर, सुनारी, भमरौली, कटारा और कबीर चौराहे पर अंतिम कार्यक्रम होगा। इस तरीके से सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आज 9 साल बीत गए, 9 साल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। रोजगार छीन लिया लोगों से। हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर सेना में लोग जाते थे, उस सेना को भी अग्निवीर बना दिया। अब युवा अग्नि में जलने का काम कर रहे हैं। कई सारे गाँवों में वो जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। अब देखना यह है कि जनता इसको उनके इस अप्रोच को कैसे लेती है। आगरा से अतुल उपाध्याय, एबीपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किया, जो 25 मई से शुरू होकर 3 जून तक चलेगा। खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन लखनऊ में हुआ और इसका समापन वाराणसी में होगा। उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और यूपी को खेलो इंडिया के आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए आभार भी जताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यूपी देश भर की खेल प्रतिभाओं का संगम बना है और यूपी का सांसद होने के नाते वो सभी खिलाड़ियों का प्रदेश में स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ही अपनी 6 दिवसीय 3 देशों की सफलतम यात्रा के बाद भारत पहुंचे हैं। एक सफलतम यात्रा के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और अपने इन सभी युवा साथियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। इन 6 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति का एहसास वैश्विक परिदृश्य पर हम सबको महसूस हुआ होगा। पहली बार किसी प्रभु संपन्न राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके अभिनंदन करता हो, यह दुनिया में पहली बार दुनिया के इतिहास में देखने को मिला है। जब पापुआ न्यू गिनी में 21 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए किया था, पूरी दुनिया भारत की इस ताकत का एहसास भी कर रहा था और दुनिया के उन सभी देशों के मन में जो दुनिया के उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, उस उभरती हुई महाशक्ति में भारत की लीडरशिप में उनके अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है, यह दृश्य 21 जून की रात्रि में दुनिया ने देखा। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पूरा भारतवासी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। स्पोर्ट्स भी एक कैरियर हो सकता है, ये कम ही लोग सोचते थे और इसकी वजह थी
कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलने चाहिए था वो मिलता नहीं था। ना तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान दिया जाता था और ना ही खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, गांव देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली के बदरपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। इनकम टैक्स बचाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। अपराधियों के पास से 14 मोबाइल, कार और एटीएम कार्ड भी जब्त हुए हैं। दिल्ली के बदरपुर में कॉल सेंटर बनाकर ठगी करते थे। पकड़े गए अपराधियों का नाम रियाज, अरशद और रजनीश सिंह है। वाराणसी के साइबर थाने में दर्ज कराया गया था मामला। और अगली खबर भी वाराणसी से ही है। शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने 3 पुलिस वालों समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके सभी को जेल भेज दिया है। दरअसल जालसाजों का ये गिरोह दूसरे राज्यों के युवकों को शादी के नाम पर फंसाता था और शादी हो जाने के बाद जब लड़की को उसका पति अपने घर ले जाने लगता तो पुलिस की मदद से उन्हें अपहरण के आरोप में फंसाकर रुपये ऐंठे जाते थे। अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस के बिल्कुल प्रतिकूल है। तो उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है ताकि जो लोग इस तरह के अवैध धंधों में लिप्त हैं उन्हें एक संदेश जाए और कानूनी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। अमरोहा में नशे के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। 72,000 नशीले कैप्सूल और 2,000 इंजेक्शन जब्त हुए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त नशीली दवाओं की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 72,000 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं, 2,000 इंजेक्शन जब्त किए हैं और इसी के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध कारोबार का ये पर्दाफाश, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्हीं के पास से नशीली दवाएं भी पुलिस ने बरामद की है। ये बड़ी सफलता पुलिस को अमरोहा से मिली है। जो लगभग 2,000 हैं और प्रॉक्सीवेल स्पास जो कैप्सूल है वो 72,000 कैप्सूल बरामद हुए हैं। इस सभी सामान की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। ये एज ए सप्लायर अभी काम कर रहे थे और जगह जगह मेडिकल स्टोर्स को और जैसे आवश्यकता के अनुसार लोकल पब्लिक को भी सप्लाई करते थे। और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां के कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर तेज आंधी में गिरा पेड़। तूफान के चलते एक पेड़ के गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। कर्णप्रयाग के सिमली इलाके की घटना बताई जा रही है। मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर तेज आंधी के चलते एक पेड़ गिर गया। तूफान के चलते एक पेड़ के गिरने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में बाल बाल कार सवार बचे। कर्णप्रयाग के सिमली इलाके की घटना बताई जा रही है और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी कार पर तूफान के चलते ये पेड़ आ गिरा। हालांकि राहत की बात यह है कि जो कार सवार लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाई। और अब खबर बिजनौर से, जहां मकान की छत गिरने से 3 बच्चे दब गए। हादसे में घायल तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे में दबने से कई कीमती सामान भी बर्बाद हो गया है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नजीबाबाद के साहनपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजनौर के नजीबाबाद के साहनपुर इलाके की घटना है। छत गिरने से 3 बच्चे दबे। तीनों बच्चे घायल हो गए हैं और अब इनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे में दबने से कई जो कीमती सामान है वो भी बर्बाद हो गए। बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को कानपुर, जालौन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि अकबरपुर और झांसी लोकसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी इन्हीं सौंपी गई है। गुजरात के प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा भी इनके साथ रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आगरा और फतेहपुर सीकरी की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री मोहन यादव को सीतापुर, बहराइच और कैसरगंज का जिम्मा सौंपा गया है।
सांसद मनोज तिवारी को उन्नाव मोहनलालगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ और बाराबंकी लोकसभा की भी जिम्मेदारी यही संभालेंगे। इधर यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह को अलीगढ़ और हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। तो भाजपा के ये वो बड़े नाम जिन्हें महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल हैं जिन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को कानपुर जालौन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ साथ देखिए पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें डुमरियागंज महराजगंज की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर और कुशीनगर की भी यही जिम्मेदारी संभालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान और इसके लिए तमाम जो बड़े नाम हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला है। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद के मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधा। लोकतंत्र में संसद भवन का मंदिर होता है, ऐसे मुद्दों पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए संसद भवन का लोकार्पण देशवासियों का सौभाग्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बम्पर जीत का उन्होंने दावा किया और यूपी में सभी 80 की 80 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है कि इसमें राजनीति न करें और हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। और इस अवसर का जब भी लोकार्पण हो, उद्घाटन हो, उसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए, सबका अधिकार है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पॉलिटेक्निक छात्रों के बीच टैबलेट भी वितरित किए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर की चाबी भी सौंपी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को चेक भी दिया। बाद में मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराया। प्रदेश की सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा हुई है, बहुत अच्छी समीक्षा रही है। फर्रुखाबाद जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हमें स्थापित करना है। केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को धरातल पर 100% उतारना है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल बेहतर से बेहतर स्थिति में हो। नए संसद के उद्घाटन को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच चल रहे सियासी खींचतान के बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि नए संसद भवन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सरकार को देश के हालात को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाना चाहिए था। तो जरूरत नहीं थी बनाने की। पार्लियामेंट हमारे पास मौजूद है और उसमें कोई कमी भी नहीं है, लेकिन इन्होंने बनाई। बहरहाल ये हालात नहीं देखे कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात कितने ख़राब हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौजवान पढ़ लिख कर घर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन हालात में पार्लियामेंट बनाना मुनासिब नहीं था। बाबा रामदेव ने बढ़ती जनसंख्या को देश पर एक बड़ा बोझ बताते हुए कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी हो गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि अब बढ़ती आबादी देश के लिए बोझ बन सकती है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि 140 करोड़ की जनसंख्या को रोजगार के मौकों के अलावा कॉलेज और स्कूलों में भी बढ़ती जनसंख्या का असर दिखने लगा है। ऐसे में अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए। 40 करोड़ की आबादी हो गई है भाई, अब इतना ही झेल पाएगी। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रोजगार इतने ही लोगों को हम दे दें बहुत है। इधर बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही की वजह से कभी भी किसी के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल बरेली में घर के बाहर खेल रही 3 साल की एक मासूम बच्ची घर के बाहर खड़ी गाड़ी में जा बैठी और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। जब बच्ची थोड़ी देर बाद घबराने लगी, दरवाजा नहीं खोल पाई तो उसने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन किसी को भी बच्ची की चीखें सुनाई नहीं दी और आखिरकार दम घुटने से गाड़ी में बंद बच्ची की मौत हो गई। 2 घंटे बाद जब बच्ची की तलाश शुरू हुई तो वो गाड़ी में मृत पाई गई, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया।
राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम जोन 6 में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जमीन के अवैध कब्जे को मुक्त करवाया गया है। करीब 5 बीघे जमीन पर जमा रखा था अवैध कब्जा। काकोरी कलिया खेड़ा थाना के सरोजनी नगर तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। अवैध कब्जे पर आज बुलडोजर चला। नगर निगम जोन 6 में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराया। करीब 5 बीघा ये जमीन बताई जा रही है जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इधर बस्ती में भी भूमाफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 1 करोड़ की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया है। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों के कब्जे से 1 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई है। नोटिस के बाद भी भूमाफिया अवैध कब्जा नहीं हटा रहे थे, जिसके बाद आज पुलिस ने ये एक्शन लिया। बनकटी ब्लॉक के सीकरा बरगा गांव का मामला बताया जा रहा है। कई बार नोटिस दिया, बावजूद इसके अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज प्रशासन खुद मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की मदद से इस अवैध निर्माण को गिराया गया। तो शुक्रवार को कानपुर को नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि देश के बाकी शहरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए लंबे वक्त से कानपुर में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल की मांग की जा रही थी और नए टर्मिनल के बनने के बाद अब कानपुर भी देश के बाकी शहरों से जुड़ चुका है। कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। हमारे साथ कानपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर, उनसे बात करते हैं किस तरह से सौगात देने जा रहे हैं कानपुर वासियों को। मैं सर्वप्रथम एबीपी चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित नागरिक जो कानपुर के हैं और कानपुर के आसपास के सबको बधाई देना चाहूँगा कि जो 10 साल का एक उनका सपना था, एक अपेक्षा थी कि कानपुर में भी इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट का एक टर्मिनल हो और कानपुर से देश के महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधे कनेक्टिविटी हो जाए। वो जो 10 साल का एक अपेक्षा थी, एक सपना था, अब साकार हो गया है। भारत सरकार के और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से जो है यहाँ पे एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग बन के खड़ा हुआ है। और ये भी अच्छी बात है कि कोविड के टाइम में भी काम रुका नहीं है, धीरे धीरे काम चलता रहा है, इसलिए समय के अंदर अंदर ये जो है बना के खड़ा हुआ है और बहुत ही एक खूबसूरत बिल्डिंग वहाँ पे बनाया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।